मित्रों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसकी व्याख्या हम लोग मिलकर करेंगे। आइए मित्रों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है उत्क्रम या अनुलेखन, हिंदी में उत्क्रम या अनुलेखन कहा जाता है, इंग्लिश में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्क्रम अनुलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया किसमें होती है, यही प्रश्न है। देखो, ए ऑप्शन है आरएनए से आरएनए का निर्माण, बी ऑप्शन है डीएनए से डीएनए का निर्माण, सी ऑप्शन है डीएनए से आरएनए का निर्माण और डी ऑप्शन जो है वो आरएनए से डीएनए का निर्माण। आरएनए से डीएनए का निर्माण। आइए मित्रों, देखते हैं क्या है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया क्या कहलाती है। आरएनए से आरएनए बनना, या डीएनए से डीएनए बनना, या डीएनए से आरएनए बनना, या कह सकते हैं कि आरएनए से डीएनए का निर्माण। मित्रों, इसमें सही क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे कहा जाता है? आरएनए से आरएनए बनेगा तब कहा जाएगा, या डीएनए से डीएनए बनेगा, या डीएनए से आरएनए, या आरएनए से डीएनए। तो बताइए मित्रों, इसमें जो है मित्रों इसका चौथा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा ऑप्शन होगा मित्रों। आरएनए से डीएनए के निर्माण को क्या कहा जाता है? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। आरएनए से डीएनए के निर्माण को क्या कहा जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा। अब प्रश्न ये बनता है कि अच्छा, अगर आरएनए से आरएनए बनेगा तब क्या कहा जाएगा? तो जान लीजिए, आरएनए से यदि आरएनए बनता है तो उसे स्प्लाइसिंग कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है मित्रों? स्प्लाइसिंग। आरएनए से आरएनए का निर्माण अगर होगा तो इसे स्प्लाइसिंग कहा जाएगा। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग कहा जाएगा। क्लियर? और अगर डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है तो ये रेप्लिकेशन कहा जाता है। क्या कहलाता है मित्रों? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन लिख दे रहा हूं ताकि आपको भूले ना। और डीएनए से अगर आरएनए का निर्माण होता है तो डीएनए से आरएनए के निर्माण को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। यहां बढ़िया से लिख दे रहा हूं, ट्रांसक्रिप्शन। यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा। और आरएनए से डीएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या कहा जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है मित्रों। इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से जब डीएनए बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि यहाँ रिवर्स ये रेट्रोवायरस में होता है। अक्सर रेट्रोवायरस में आरएनए से डीएनए अक्सर बनता है, तो वहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम होता है जो इस क्रिया को करने में सहायता भी करता है। तो आरएनए से डीएनए का निर्माण कैसे होता है, वो क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से आरएनए का निर्माण स्प्लाइसिंग कहलाता है, जिसमें इंट्रॉन जो होते हैं वो लोप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं वहाँ। और डीएनए से आरएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ आरएनए से डीएनए बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन। आइए मित्रों, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। स्टार्च एवं सेलुलोज के बारे में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, कह रहा स्टार्च एवं सेलुलोज के बारे में। इसका मतलब ये कह रहा है कि जहां स्टार्च और सेलुलोज पाया जाए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं? यहां देखिए, दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, ये तो एकदम सही है कि दोनों कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? प्लांट सेल से। प्लांट से स्टार्च भी प्लांट से, सेलुलोज भी प्लांट से। दोनों बहुलक हैं, पॉलीमर हैं, ये भी सही है। दोनों क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। और दोनों ये जो बनते हैं स्टार्च और सेलुलोज, ये ग्लूकोज अणु से निर्मित है। किसके निर्मित होते हैं? ग्लूकोज अणु से, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बने होते हैं। और सी वाला ऑप्शन देखिए, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। यही ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सब सही है। इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो। इसका ये आयोडीन के साथ रंग प्रदान नहीं करते हैं, जबकि स्टार्च और सेलुलोज जो होता है, ये दोनों प्लांट है, प्लांट से उद्भव होता है, इनका उद्गम होता है, ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होता है। और दोनों ग्लूकोज के अणु से निर्मित हैं, दोनों पॉलीमर होते हैं, स्टार्च और सेलुलोज। केवल ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि आयोडीन के साथ मिलकर दोनों रंग प्रदान नहीं करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? देखो क्या कह रहा, निम्नलिखित यानी प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन संश्लेषण की बात कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जितने ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें प्रोटीन संश्लेषण में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है? किस सेल ऑर्गेनेल की होती है? आइए मित्रों, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम। लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम। ऑप्शन ए क्या है? लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम। बी ऑप्शन क्या है? अंतःप्रदव्य जालिका एवं राइबोसोम। बी ऑप्शन क्या है? अंतःप्रदव्य जालिका और राइबोसोम। सी ऑप्शन क्या है? गाल्गी काय एवं माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा ऑप्शन है? गाल्गी काय एवं माइटोकॉन्ड्रिया। डी ऑप्शन है लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। फिर से हमने बताया, ऑनलाइन भी हमने बताया है, ऑफलाइन में भी हमने बताया है कि वहां ये ऑप्शन जो होगा, देखिए प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से सबसे ज्यादा भूमिका, नहीं प्रोटीन संश्लेषण कराने में सबसे ज्यादा किस सेल ऑर्गेनेल की भूमिका होती है? आइए, तो ऑप्शन ये क्या है? लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, अंतःप्रदव्य जालिका और राइबोसोम, गाल्गी काय एवं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक ही बहुत सरल है। अब आपको हमने बताया भी है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। और कहीं राइबोसोम तीनों ऑप्शन में है ही नहीं, पहली चीज। इसी से आप पता लगा सकते हैं। दूसरी चीज, ये राइबोसोम होता कहाँ है? तो आपको बताया हूं कि ईआर पर स्थित होता है। किस पर? ईआर समझ लीजिए कुर्सी है और राइबोसोम व्यक्ति है। इसका मतलब उस पर चेयर पर वो बैठा हुआ है। तो अर्थात अंतःप्रदव्य जालिका और राइबोसोम, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी, अंतःप्रदव्य जालिका एवं राइबोसोम। अंतःप्रदव्य जालिका को हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम। राइबोसोम ये दोनों होते हैं। अब आपको हमने फिगर में भी बताया, ये है ऐसे ऐसे बना है ये फिगर, ये ऐसे घूम करके ऐसे बना रहा, ये आ गया, छोटा सा हमने बनाया है समझ आने के लिए केवल, बस। अब इसके बीच में न्यूक्लियस रहता है, ये सब है, और इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर बना होता है,
जिसे हम क्या कहते हैं, राइबोसोम। क्या कहते हैं मित्रों, राइबोसोम। और ये जो है ये क्या है, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका के ऊपर क्या बैठा हुआ है, राइबोसोम। और प्रोटीन का संश्लेषण कौन करवाता है, राइबोसोम। पहली चीज तो एक चीज से अगर जानते हैं आप कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करवाता है, राइबोसोम, तो और राइबोसोम किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं। और राइबोसोम किस पर स्थित होता है, अंतःप्रदव्य जालिका पर। और एक चीज जानिए, अंतःप्रदव्य जालिका दो प्रकार के होते हैं, RER, SER। तो RER पर जो प्रोटीन संश्लेषण करवाता है वो कौन होता है, राइबोसोम। जबकि SER क्या करता है, लिपिड का, कोलेस्ट्रॉल का, GM2 लिपिड का, हार्मोन सेक्रेशन का, हार्मोन का, सभी का क्या करवाता है, संश्लेषण करवाता है। और विटामिन D का संश्लेषण करवाता है। तो ये बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल वगैरह का संश्लेषण कौन करवाता है, SER। क्लियर मित्रों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए कह रहा है टमाटर में लाल रंग का कारण है। टमाटर में, टोमेटो में रेड कलर का रीजन है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या बनता है, देखिए कैप्सेसिन, जैंथोफिल, सी ऑप्शन लाइकोपिन, इनमें से कोई नहीं। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया, टमाटर में लाल रंग का जो कारण होता है वो किसके कारण होता है। देखिए तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन नंबर A कैप्सेसिन, B है जैंथोफिल, C क्या है लाइकोपिन, D है इनमें से कोई नहीं। मित्रों बताइए, इसमें पहली चीज जान लीजिए, यहाँ ऑप्शन C सही है। लाइकोपिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लाइकोपिन पिगमेंट पाया जाता है टमाटर में। क्या पाया जाता है मित्रों, लाइकोपिन। लाइकोपिन, लाइकोपिन यहाँ जो है पिगमेंट पाया जाता है, और लाइकोपिन पिगमेंट टमाटर में पाया जाता है, जिसके कारण वो लाल हो जाता है। अब कैप्साइसिन किस में पाया जाता है, हरे मिर्च में। कैप्सिकम नाम से जानोगे तब भी कैप्साइसिन आ जाएगा। जैंथोफिल जो पाया जाता है कुछ पीले जैसे सवाल हो गए, कुछ फल हो गए, जैंथोफिल फलों का पीला होना, जैसे आम हो गया, और कुछ जो है जंतु भी हैं जो पीले रंग के होते हैं, तो उसमें जैंथोफिल एक कैरोटीन है, एक कैरोटीन वर्णक। जबकि लाइकोपिन कहाँ पाया जाता है, टमाटर में, टोमेटो में। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहा प्लांट सेल एनिमल सेल से किस प्रकार भिन्न होती है। प्लांट सेल एनिमल सेल से किस प्रकार भिन्न होती है, देखिए किस प्रकार भिन्न है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर A माइटोकॉन्ड्रिया, B ऑप्शन सही है कोशिका भित्ति या इसी को सेल वॉल कहा जाता है, C ऑप्शन है जीव द्रव्य की उपस्थिति या प्रेजेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, D ऑप्शन है कोशिका केंद्रक या न्यूक्लियस, ये कह रहे हैं सेल न्यूक्लियस। क्या ऑप्शन सही है मित्रों, फिर से देखिए प्लांट सेल कह रहा है पौधा वाला जो पादप कोशिका है वो जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। इसका मतलब पादप कोशिका में ऐसा क्या चीज पाया जाता है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। प्लांट सेल डिफरेंट बिटवीन एनिमल सेल, यानी किस प्रकार, in which type of plant cell and different of animal cell। दोनों में जो है अंतर क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, प्रेजेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म या सेल न्यूक्लियस, क्या हो जाएगा मित्र। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या सही है, B, ऑप्शन नंबर B कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल वॉल का अंतर होता है क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। आपको क्लियर रहना चाहिए। प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पहली चीज, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल सेल दोनों पाए जाते हैं, और प्रोटोप्लाज्म दोनों में, सेल न्यूक्लियस जो है ये भी दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन सेल वॉल जो पाया जाता है वो दोनों में नहीं पाया जाता है, केवल ओनली प्लांट सेल इन प्रेजेंट, ओनली
प्लांट सेल इन प्रेजेंट केवल पादप कोशिका में ही उपस्थित होता है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए कह रहा मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले लैंगिक गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है। फिर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले लैंगिक गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है। ये कह रहा है कि मानव शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती है उसमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो लैंगिक गुणसूत्र उसमें से कौन कितने? देखिए ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। फिर से समझिए, बहुत कंफ्यूजन करता है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मित्रों? संख्या केवल पूछ रहा हूँ, अभी पेयर नहीं। संख्या अगर देखा जाए तो कितनी होती है? 2। संख्या कितनी होती है? लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2। और अगर पेयर में देखा जाए तो एक पेयर। तो इसमें से कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही। लैंगिक गुणसूत्र क्या होता है? 1 होता है। लैंगिक गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 1। जैसे फीमेल में जो होता है वो XX पाया जाता है। फीमेल में क्या होता है? X, और मेल में क्या होता है? XY। कितने गुणसूत्र हो गए? जोड़ों में अगर कहेंगे एक जोड़ा यही है। 23वां जोड़ा जो होता है वो दोनों में डिफरेंट रहता है। फीमेल में XX और मेल में XY। कितने जोड़े लैंगिक होते हैं? 1 जोड़ी। और कौन जोड़ा? 23वां जोड़ा। कौन सा जोड़ा? 23वीं जोड़ी जो होती है वही एक जोड़ी, ये 23वीं जोड़ी क्या होते हैं? लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? दोनों में ऑटोसोम होते हैं, अर्थात दोनों में पुरुष और महिला में, मेल और फीमेल में बाकी जो जितने 22 जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? दोनों में समान होते हैं। यानी 22 दूना 44 गुणसूत्र जो होते हैं मेल और फीमेल में समान होते हैं। और कितने जोड़ी? 22 जोड़ी समान होते हैं, और जो है एक जोड़ी क्या होते हैं? असमान होते हैं, जिसे लैंगिक गुणसूत्र कहा जाता है। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा नाभिक के अलावा, यानी न्यूक्लियस, इसको नाभिक का मतलब न्यूक्लियस समझिए। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया, ये IAS में पूछा गया है लगभग 2001 में। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? नाभिक को छोड़कर बाकी किस कोशिकांग में क्या होता है? DNA होता है। पहला देखो ऑप्शन नंबर ए सेंट्रियोल, बी है गोल्जी बॉडी, सी है लाइसोसोम, डी है माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए मित्रों, ध्यान से बताइए। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? सेंट्रियोल, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस को छोड़कर कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? मित्रों माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी सही। माइटोकॉन्ड्रिया में DNA पाया जाता है। बाकी सेंट्रियोल में, तारककाय में नहीं होता है, गोल्जी बॉडी में नहीं होता है, और जो है लाइसोसोम में नहीं पाया जाता DNA। बाकी नाभिक के अलावा कोशिका के इन चारों ऑप्शन में से माइटोकॉन्ड्रिया में DNA पाया जाता है। क्लियर मित्रों? आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। आइए मित्रों हम लोग प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। 8 से देखते हैं। देखिए क्या है, कह रहा साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। साधारण गुणसूत्र कितनी होती है मित्रों? 36, 46, 56, 26। तो बहुत सरल है। पूछा जा रहा है कि साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, तो मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसमें 23 जोड़ी होते हैं और 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी समान होते हैं पुरुष महिला में, और 1 जोड़ी लैंगिक होता है।
क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आइए मित्रों, कह रहा है जैव कोशिका में का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका का कौन सा भाग क्या कहलाता है मित्रों? तो पावर हाउस कहलाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? कोशिका भित्ति या सेल वॉल कह सकते हैं। बी ऑप्शन है न्यूक्लियस। अच्छा न्यूक्लियस हमने 2 बार लिख दिया है, सॉरी। यहाँ एक कह देते हैं कि गाल्जी का है। गाल्जी का या अब यहाँ जो है यहाँ गाल्जी का कर दीजिए। आइए देखते हैं। तो कह रहा है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो कोशिका भित्ति, केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया या जो है गाल्जी का कौन सा भाग? ये तो कई बार आप पढ़ चुके हैं। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो सी ऑप्शन सही है मित्र। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है किस पौधे से प्राप्त होती है? कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की, मलेरिया रोग के इलाज में प्रयोग की जाती है वो किस पौधे से प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए नोस्कापिन, बी सिनकोना, सी अफीम, डी तुलसी। आइए मित्रों, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है किस पौधे से प्राप्त होती है मित्रों? बताइए जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए क्या है? नोस्कापिन, बी क्या है? सिनकोना, सी क्या है? अफीम, डी क्या है? तुलसी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही मित्रों। सिनकोना से, सिनकोना के छाल से, किससे मित्रों? सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होता है और जो हम मलेरिया के उपचार में, मलेरिया रोग के उपचार में प्रयोग करते हैं। तो कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना की छाल से। कभी कभी ये पूछ लेता है कि कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है वो सिनकोना के किस भाग से प्राप्त होती है? किस भाग से? छाल से। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये कह रहा है कपास का प्रमुख घटक है। कपास का प्रमुख घटक है। तो कपास का प्रमुख घटक क्या माना जाएगा मित्रों? ऑप्शन देखिए। ए क्या है? प्रोटीन, बी क्या है? वसी अम्ल, सी ग्लिसरीन, डी सेलुलोज। फिर से देखिए कपास में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? उसका प्रमुख घटक क्या है? प्रोटीन है कि वसी अम्ल है कि ग्लिसरीन है कि सेलुलोज है? बताइए मित्रों। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है वो कपास में मुख्य भूमिका निभाता है। क्या आता है? सेलुलोज। तो कपास का प्रमुख घटक क्या है? सेलुलोज है मित्रों। आइए सेब के फल में लाली का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? यानी किसके कारण सेब का फल लाल हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए देखिए एंथोसाइनिन, बी है लाइकोपीन, सी क्या है? कैरोटीन, डी क्या है? जेंथोफिन। आइए मित्रों देखते हैं सेब के फल में लाली का कारण क्या है। ऑप्शन देखिए एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, कैरोटीन, जेंथोफिन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सेब के फल में जो लाली का कारण होता है वो एंथोसाइनिन होता है मित्रों। ऑप्शन नंबर ए सही है। एंथोसाइनिन सेब के फल के में लाली का कारण बनता है। सेब के फल में लाली का कारण क्या बनता है? एंथोसाइनिन। और लाइकोपीन किसमें पाया जाता है? टमाटर में। किसमें पाया जाता है? टमाटर में। अभी हमने बताया भी है ये कहाँ पाया जाता है? टमाटर। और कैरोटीन किसमें पाया जाता है? कैरेट में। कैरेट मीन गाजर। जेंथोफिल किसमें पाया जाता है? आपको बताया ना जेंथोफिल का प्रोडक्ट जो होता है पीला होता है, येलो कलर। येलो कुछ एल्गी में, कुछ जो है एनिमल में और कुछ फ्रूट में, फलों में पाया जाता है जेंथोफिल। आइए मित्रों नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 13। नोस्कापिन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? किस पौधे से? तुलसी या यूकेलिप्टस या एफिड्रा या पोस्ता।
नोस्कापिन वर्णक किससे प्राप्त होता है? नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है मित्रों? तुलसी से प्राप्त होता है कि यूकेलिप्टस से प्राप्त होता है कि एपिड्रा से प्राप्त होता है या पोस्ता से प्राप्त होता है? जल्दी बताइए। पोस्ता से। किससे? पोस्ता से। ऑप्शन नंबर डी सही है, पोस्ता। और पोस्ता का नाम जो है पैपावर सोमनीफेरम, पैपावर सोमनीफेरम जिसे पोस्ता कहा जाता है। और ये पोस्ता से नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता से। आइए मित्रों, हीरोइन प्राप्त होती है किससे? हीरोइन किससे प्राप्त होती है? आइए, हीरोइन प्राप्त होती है। हीरोइन किससे प्राप्त होती है मित्रों? बताइए। ऑप्शन देखिए, भांग। बी ऑप्शन क्या है? अफीम पोस्ता। सी ऑप्शन क्या है? तंबाकू। डी ऑप्शन क्या है? सुपारी। फिर से देखिए, हीरोइन प्राप्त होती है। हीरोइन किससे प्राप्त होती है? ए ऑप्शन भांग, बी ऑप्शन अफीम पोस्ता, सी ऑप्शन क्या है? तंबाकू, डी ऑप्शन सुपारी। अरे वो फिल्म वाले हीरोइन नहीं, जो हीरोइन नशे के रूप में लोग प्रयोग करते हैं। हीरोइन किससे प्राप्त होता है? तो अफीम पोस्ता से। किससे प्राप्त होता है मित्रों? अफीम पोस्ता से। अफीम पोस्ता से हीरोइन जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता से। आइए मित्रों, तो अब याद रहना चाहिए, अफीम से प्राप्त होता है हीरोइन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि शीतल पेयों, शीतल पेयों जैसे कोला में, कोको कोला जो पीते हैं में पर्याप्त मात्रा होती है। यानी शीतल पेय जो ठंडा लोग पीते हैं, ठंडा जैसे इसमें कोल्ड ड्रिंक कहा जाता है, उसी को शीतल पेय जैसे कोला में प्राप्त पर्याप्त मात्रा होती है। सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? ऑप्शन ए निकोटीन की, बी टैनिन की, सी कैफीन की, डी रेनिन की। फिर से देखिए, शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होती है। कोला में, कोको कोला में क्या डाला जाता है? निकोटीन डाला जाता है या टैनिन डाला जाता है या कैफीन उसमें सबसे ज्यादा रहता है या रेनिन? मित्रों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। सी ऑप्शन सही। कैफीन सबसे ज्यादा उसमें पाया जाता है। जो कोको कोला बनता है, कोल्ड ड्रिंक जो रहता है, उसमें क्या सबसे ज्यादा मात्रा किसकी रहती है? कैफीन की। जबकि निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। टैनिन आपको हमने बताया भी, टैनिन किसमें? चमड़े के जो है उद्योग में प्रयोग किया जाता है, इसको बताए थे हमने पिछले क्लास में। और रेनिन जो होता है ये आमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम है। जो रेनिन एंजाइम ये बच्चों में होता है। किसमें होता है मित्रों? बच्चों में पाया जाता है। और बच्चों में रेनिन जो होता है, आप देखे होंगे जब बच्चा आप कभी कभी उसको जो है खिलाते हैं तो लेने के बाद दूध अगर पिया रहता है तो कभी कभी पेट दबने की वजह से वो दही के रूप में बाहर आ जाता है। तो दूध में कौन प्रोटीन पाई जाती है? केसिन प्रोटीन। कौन प्रोटीन? दूध में कौन प्रोटीन मित्रों? केसिन प्रोटीन। और यही रेनिन एंजाइम उस केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। यानी केजिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट अर्थात दही में बदल देता है। कौन एंजाइम? रेनिन। तो ये कहाँ पाया जाता है? हमारे आमाशय में, बच्चों के आमाशय में। किसके आमाशय में? बच्चों के आमाशय में। और दूध की प्रोटीन को ये पचाता है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। 15 क्वेश्चनों का ये व्याख्या एवं संग्रह आपने पढ़ा। तो मित्रों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।